नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से जेएल लाइब्रेरी की इंग्लिश की, और साथ में इसी इंग्लिश से आपकी सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी हो जाएगी। अभी आपको एग्जाम नियरेस्ट है, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और सारे प्रैक्टिस सेट के हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उनको हम उनके रूल के हिसाब से समझते जा रहे हैं, जिससे कि आपको डिटेल में पहले पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ और कौन सा ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन आएगा ये भी रूल के साथ आपको बताता चल रहा हूँ। आज के इसमें हमने आर्टिकल लिए हैं 15 और कुछ 15 हमने प्रोनाउन लिए हैं, जिससे कि दो चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। आज के जितने भी 13-14 हमने इसमें आर्टिकल लिए हैं वो आपके सोल्व हो जाएंगे कल की वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि कल हमने जो 30 क्वेश्चन किए हैं आर्टिकल के उनमें हर वीडियो में हमने बताया कि कब कौन सी चीज़ें लगेगी। तो आप 30 क्वेश्चन करने के बाद में 15 बिना इस वीडियो को देखे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे रूल पता हो जाएंगे क्वेश्चन को करते हुए। वैसे आज हम प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चन करेंगे 15 इसमें। ये जो 15 क्वेश्चन हम करेंगे ये आपके अगले जो प्रोनाउन के क्वेश्चन आएंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 में, उनको आपको सोल्व करने के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि इनको यदि आप सीख लेंगे अच्छे से इन प्रोनाउन को और इनके रूल को, तो आप अगले वीडियो के जितने प्रोनाउन हैं उनको कर पाएंगे। तो आप जो भी वीडियो देखें उसके पहले वाला वीडियो देखने के बाद अगला वीडियो देखें। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, नेचर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डिसिप्लिन एज एवरी एलिमेंट इन इट मूव्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्लान। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो, इतना बड़ा यदि हमारे पास सेंटेंस आ गया तो हम इसका अर्थ कैसे निकालेंगे और हमें कैसे लगाना। तो रूल्स के हिसाब से आपको लगाना है। आपको सेंटेंस देखना है और उसके बाद में वहाँ पर कॉन्सोनेंट वोवेल देखना है, इंडेफिनिट डेफिनिट कहाँ लगना है, उसके रूल हमने पिछले वाले वीडियो में बताए हैं आपके एक्सप्लेन करने के साथ में। आज मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पर लिखा है बेस्ट है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के सामने हमेशा द आता है। आपके पास ऑप्शन में द किस में है, फोर्थ वाले में है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और नहीं आएंगे। चलिए हम अगला भी देखते हैं इसके बाद वाला ऑप्शन कि यहाँ पर क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्लान, तो यहाँ पर आपका स का साउंड निकल रहा है, यानी कि आपका कॉन्सोनेंट है, तो आपका ए इनमें से ए आएगा। तो यहाँ पर ये फुलफिल हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है, आई एम ऑल फॉर अर्ली डिनर तो लेट डिनर वी हैड एट होटल लास्ट नाइट वाज नाइस। यहाँ पर बात की जा रही है डिनर की, यानी मील की। तो जब भी डिनर की, मील की, ब्रेकफास्ट की बात आती है तो उसके सामने में कोई आर्टिकल लगाते ही नहीं है। लेकिन जैसे कि अब ये डिनर है तो यहाँ पर डिनर के आगे अर्ली है, तो अर्ली आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और यदि मील के आगे एडजेक्टिव आ जाता है तब हम कोई ना कोई यहाँ पर एक सूटेबल आर्टिकल लगाते हैं। तो अब आपको अर्ली के हिसाब से सूटेबल आर्टिकल लगाना है। अगर ये डिनर होता, सिर्फ अर्ली नहीं होता, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता। यहाँ पर आता आई एम ऑल फॉर डिनर, ठीक है। अब अर्ली आ गया तो यहाँ पर कोई ना कोई सूटेबल आर्टिकल आएगा, तो ये हमें लगाना है। डिनर वी हैड एट होटल लास्ट नाइट वाज नाइस। अब यहाँ पर फिर से डिनर आ गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें क्या आना चाहिए ऑप्शन। तो अर्ली के हिसाब से तो हमने यहाँ पर यानी स्वर का ऑप्शन आ रहा है, तो अर्थ जो है इसका स्वर का निकल रहा, तो हम यहाँ पर एन लगा देंगे। एन लगाने पर आपको इतना पता चल गया होगा कि यहाँ पर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो हमने पहले दूसरे हटा दिए। अब जो तीसरे चौथे हैं इसमें मैंने ऑप्शन यही रख लिए हैं, इसमें हम एक ए रख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, या फिर ए रख लेते हैं और यहाँ पर हम एन रख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ए आ रहा है। तो आपका बचा कौन सा है, थर्ड नंबर का एन और डी। लेकिन हम अगले इसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या द लगेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब डिनर स्टार्ट होता है, यानी कि डिनर ही होता है सिर्फ उसमें, तब आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर डिनर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल आया क्योंकि यहाँ जो डिनर है, मील है, ब्रेकफास्ट है, सफ़र है, इनका हम उपयोग करते हैं सब्जेक्टिव केस में। तब यहाँ पर हम फिर द का उपयोग करते हैं। ये मील्स, सफ़र, ब्रेकफास्ट इनके लिए लागू होता है, डिनर वगैरह के लिए। तो सब्जेक्टिव केस है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द। यहाँ पर हो गया एन और यहाँ पर द, तो आपका थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन लॉक डाउन फॉर पास्ट 3 नाइट्स ड्यू टू एलिज्ड टेरर अटैक। यहाँ पर सिटी ऑफ दिल्ली लिखा है। हमने पहले पढ़ा था कि जो सिटी का नाम हो उसके आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो यदि सिर्फ यहाँ पर दिल्ली होता तो हम यहाँ पर ए एन और डी नहीं लगाते हैं। लेकिन जब कोई नाउन हो और नाउन के बाद ऑफ लिखा हो, जैसे कि यहाँ पर ये नाउन हो गया सिटी और इसके बाद ऑफ है, तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं, इसके आगे हम द लगाते हैं। तो यहाँ पर द लगेगा, ये हमें पता है। तो हमारे पास एलिमिनेट कितने ऑप्शन हो गए, 3 और 4। अब आगे देखते हैं। फॉर पास्ट 3
नाइट्स ड्यू टू एलिज्ड टेरर अटैक। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि अब हम क्या लगाएं यहाँ पर, इन दोनों में से ये तो अब आपको ए और एन देखना है, यानी कि इनमें द दोनों में आ रहा है, तो आपको यहाँ भी पता चल गया हो कि यहाँ द आएगा। और द आने का रीज़न क्या है कि ये यहाँ पर क्या है, नाइट्स है, यानी कि प्लूरल है, और हमेशा ए एन कहाँ आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। तो यहाँ पर द आ जाएगा, क्योंकि ये जो इसके सामने ही एडजेक्टिव वगैरह के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये पास्ट 3 नाइट्स की बात हो रही है, यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के आगे हमेशा द आता है, तो इसलिए आया है ये। ड्यू टू एलिज्ड टेरर अटैक। अब यहाँ पर आपको अर्थ इसका क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, ए निकल रहा है मतलब स्वर का अर्थ है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हम समझ में आते जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल है, बाकी को हम एलिमिनेट करते चलेंगे। 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, न्यू कारपेट वाज लेड आउट इन ड्राइविंग रूम टुडे। ड्राइंग रूम की बात हो रही है कि जो न्यू कारपेट है वो कहाँ पर बिछाया गया है, ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर बात कही गई है, निश्चित बात कही गई है कि कहाँ पर बिछा हुआ है, यानी कि बात इतनी होती कि न्यू कारपेट वाज लेड, यानी कि बस यहाँ पर एक फुल स्टॉप आ जाता, तो हम यहाँ पर बोलते कि चलो पता नहीं कहाँ बिछाया गया है इस कारपेट को, तो हम यहाँ पर ए लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई है आउट इन ड्राइंग रूम टुडे, तो यहाँ पर निश्चित बात की गई है। तो अब जिसके लिए निश्चित बात की गई है उसके आगे निश्चित यानी डेफिनेट में हम द लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो ए आ गया, और किसी निश्चित रूम में यानी ड्राइंग रूम में ही बिछाया हुआ है, तो निश्चितता की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं पता कहाँ बिछाया जा रहा है। तो यहाँ पर ए और द वाला ऑप्शन आपका सूटेबल रहेगा दूसरा नंबर का। और यदि हम पहले नंबर की बात करें तो यहाँ ड का साउंड आ रहा है, तो ड में एन तो आता नहीं है, तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा। ए आ सकता था, ए आ सकता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एन नहीं आ सकता, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एन नहीं आ सकता, यहाँ पर ए ही आएगा न्यू के हिसाब से, तो यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गया। इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा ए और द। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक ज़रूर करते चलिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा जब तक आपकी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाती। माई अंकल लाइव्स इन होम फॉर एल्डरली। तो मेरे अंकल कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है एल्डरली, यानी कि जो वृद्ध लोगों का जो समूह है वहाँ पर रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनके समूह में। यहाँ एल्डरली शो कर रहा है कि ये वृद्ध लोग हैं उनके बीच में रह रहे हैं। तो यहाँ पर होम लिखा है, तो होम के लिए तो यहाँ पर एन तो आएगा नहीं, तो पहला हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ह का साउंड है, तो पहला हटा दिया हमने। इसके बाद में जब मैंने आपको कल के क्वेश्चन कराए थे MCQ, उनमें मैंने बताया था कि जब भी समूह को यदि हमने बताया था कि डॉग जो है, डॉग क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, नैतिक होते हैं। और कैट के बारे में हमने कल बताया था कि कैट क्या होती है, स्वार्थी होती है। तो यहाँ पर सभी ये डॉग है, हालांकि यहाँ पर ए आना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लगाया था, उसमें द लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि ये डॉग सभी कुत्तों के बारे में बात कर रहा है कि सभी कैसे कैसे होते हैं, लॉयल होते हैं, मतलब वफादार होते हैं। तो इसलिए इस तरह से ये यहाँ पर एक वृद्ध का समूह बता रहा है, एल्डरली लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये पूरे समूह को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम द लगा देंगे। अब आप यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि द किस में आ रहा है। तो माई अंकल लिव इन अ होम फॉर एल्डरली, फॉर द एल्डरली, तो यहाँ पर ये द आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द विटनेस क्लेम्ड टू हैव सीन। विटनेस क्या क्लेम कर रहा है कि उसने वह क्या देख चुका है, एक्सीडेंट विच टुक एन इनोसेंट लाइफ। उसने एक एक्सीडेंट होता हुआ देखा है जिससे कि एक मासूम की जान चली गई। तो यहाँ पर देखिए इनोसेंट के आगे एन लगा है, तो यहाँ पर ई का अर्थ आ रहा है, इसलिए एन लगा है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर एक्सीडेंट है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर एन आ जाएगा। ऐसा होता ही है, एग्ज़ाम में हम लगा कर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर देखिए फोर्स दिया गया है कि विटनेस ने दावा किया है। क्या दावा किया है कि उसने एक एक्सीडेंट देखा है जिसने किसी मासूम की जान ली है। तो यहाँ पर निश्चितता कहीं ना कहीं शो हो रही है, और यहाँ पर फोर्स दिया गया द विटनेस क्लेम्ड, यानी कि ये पहले घटित हो चुकी है और विटनेस इस बात का दावा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसलिए द आ जाएगा, और आप सभी यहाँ पर एन लगा के आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको निश्चितता अनिश्चितता सेंटेंस को देखने के बाद प्रूव करना है कि यहाँ पर हमें क्या लगाना है। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द वेल ट्रेंड टीम रेस्क्यूड एवरीवन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए वेल ट्रेंड टीम की बात की है, जैसे कि वहाँ पर एक व्यक्ति ने विटनेस था, वो दावा कर रहा था, यही इसी तरीके से द वेल ट्रेंड, एक वेल ट्रेंड यानी अच्छी तरीके से सीखी हुई टीम है, उसने क्या किया है,
रेस्क्यू एवरीवन आफ्टर अर्थक्वेक, यानी कि जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद में उसने सभी को अच्छे से बचा लिया। तो अर्थक्वेक के मामले में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं अ का अर्थ साउंड आ रहा है तो हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात वही निश्चितता वाली की गई है कि वेल ट्रेंड टीम थी जिसने सभी को बचा लिया, तो यहाँ पर निश्चितता वाली बात की गई है कि जो टीम थी वो वेल ट्रेंड थी। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 नंबर पर द। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, ही डिड नॉट लाइक। उसने क्या पसंद नहीं किया, उसने मूवी यू सजेस्टेड हिम लास्ट नाइट। तो यदि मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देता हूँ, देखिए, तो ही डिड नॉट लाइक मूवी, तो यहाँ पर क्या आ जाता, ही डिड नॉट लाइक अ मूवी, उसको वह जो फिल्म है वो पसंद नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ पर एक आगे सेंटेंस है, यू सजेस्टेड हिम लास्ट नाइट। तो अगर हम इसको हटा देते हैं और ये पूरा एक सेंटेंस था जैसा कि अभी तक था, तो इसका मतलब निकल रहा है कि वह मूवी उसको पसंद नहीं आई जो, और मैंने बताया था जो जिसका जिसके ऐसा अर्थ निकलता हो सेंटेंस में, तब हम क्या लगाते हैं, हमसे द लगाते हैं। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि उसको वह मूवी पसंद नहीं आई जो उसको लास्ट नाइट तुमने सजेस्ट की थी या बताई थी कि ये तुम्हें देखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन में द आ जाएगा। अगर सिर्फ ये मूवी तक ख़त्म होता तो यहाँ पर आ जाता। इस तरह से आपको सेंटेंस को सोल्व करना है और इसमें देखना है कि क्या आना चाहिए। यहाँ निश्चितता वाली बात की जा रही है, यानी कि पूरा सेंटेंस अपने आप में निश्चित है। अगला 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, दिस डिश टेक्स अबाउट हावर टू कुक, यानी कि ये जो डिश है यह हावर लिखा है, आवर बोलेंगे हम इसको, हावर नहीं पढ़ेंगे, मतलब आ का साउंड निकलेगा, तो यहाँ पर एन आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर हावर्स आता तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर ही बहुवचन वाली बात कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम द लगाते हैं। तो यहाँ पर एस या एस नहीं आया है और साउंड भी आपका स्वर का निकल रहा है, वोवेल्स का, मतलब तो यहाँ पर एन आ जाएगा। और 1 घंटे का समय लेगी मतलब ये पकने में ये डिश, ऐसा इसका अर्थ निकल रहा है। यदि अर्थ नहीं भी निकल रहा तो आपको एक वचन बहुवचन देखना है, क्योंकि हमेशा ए और एन जब आते हैं ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। तो हावर्स जो है यहाँ पर हावर, अभी जो है हावर आप इसको पढ़ते हैं, ये जो आवर है ये यहाँ पर आवर है, ये आवर्स नहीं है। आवर्स होता मतलब बहुवचन हो जाता, तो आवर्स वाली कंडीशन में आप फिर इसमें द लगाते हैं। तो ये मैंने बता दिया कब क्या लगाना है। अगला 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ट्रूथ बिहाइंड द इवेंट। अब यहीं पर मैंने कल बताया था जब यूनिवर्सल सत्य की बात आती है, यानी कि वर्ल्ड या फिर हमारे जितने भी ओशियन है, मतलब महासागर है, या फिर कोई मोनूमेंट या ऐतिहासिक चीज़ की बात आती है, ट्रूथ की बात आती है, उसमें ट्रूथ भी हमने इंक्लूड किया था, या फिर होल की बात आती है, संपूर्ण की, तो ऐसे शब्दों के सामने हम द लगाते हैं। तो यहाँ पर ट्रूथ आ गया तो हम देखते हैं यहाँ पर द लगा देंगे। ट्रूथ बिहाइंड द, मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। अगला 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सी वर्क फॉर अ ग्रुप। वह किसके लिए काम करती है, एक समूह के लिए काम करती है, टू हेल्प डिसेबल्ड। यहाँ पर वही वाली बात आ गई, हमने डॉग और कैट का भी उदाहरण देखा था। और एल्डरली वाले यानी जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, वृद्धजन रहते हैं, उसके लिए हमने समझा था कि वो पूरे एक समूह की बात हो रही है, कि वहाँ सभी वृद्धजन रहते हैं, एक पर्टिकुलर वृद्ध की बात नहीं की गई थी वहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर जो डिसेबल शब्द है ये दिव्यांगों को बता रहा है, तो इसमें सभी दिव्यांग आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और ये डिसेबल्ड बच्चों के समूह को, कम्युनिटी को, समुदाय को शो करता है। तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल वो आ जाएगा द। तो यहाँ पर वह एक ग्रुप के लिए काम करती है जो कि दिव्यांगों के लिए काम करता है, हेल्प द डिसेबल्ड। ठीक है, अगर यहाँ पर डिसेबल्ड मैन, वुमेन, बॉय या कुछ भी आगे आ जाता तो वो फिर पर्टिकुलर लड़कों के लिए बात हो जाती, औरतों के लिए बात हो जाती और व्यक्तियों के लिए बात हो जाती है। तो वहाँ पर हम फिर यहाँ पर जो अर्थ निकल रहा साउंड उसके हिसाब से लगाते, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल एडजेक्टिव दिया हुआ है और ये पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर द लगा देंगे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 12, द स्ट्रॉन्ग शुड हेल्प वीक। जो पिछला वाला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा कि जो मजबूत है यानी कि स्ट्रॉन्ग है उनको चाहिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो यहीं पर सारी बात बोल दी, स्ट्रॉन्ग का जो विपरीत होता है, विलोम शब्द होता है, वीक होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग के लिए द लगाया तो वीक के लिए द लगाएंगे, पहले तो हमें ये समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि जो जितने भी अच्छे हैं, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, उन सबको कमज़ोरों की मदद करना चाहिए। तो ये सभी के लिए बात हो गई है, सभी स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं इसमें और सभी वीक आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी शो कर रहे हैं तो भी यहाँ पर द आ जाएगा। वही जैसे कि
द रिच हेल्प्स पुअर, यानी कि रिच को, यानी जो अमीर व्यक्ति हैं उनको गरीबों की मदद करना चाहिए, तो उसमें सभी गरीब आ जाते हैं और सभी अमीर आ जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर वीक जो है सभी कमज़ोरों को बता रहे हैं। अगला 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। अभी हमने एक ट्रूथ वाला सेंटेंस किया था, ट्रूथ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है नो आर्टिकल द एन ए, तो यहाँ पर आप यूनिवर्सल वाली बात करेंगे तो यहाँ पर यू आ रहा है, यू के हिसाब से यानी कि व्यंजन है, ये आ रहा है तो आप यहाँ पर ए लगा देंगे, लेकिन ये यहाँ पर अभी गलत हो रहा है। अभी मैंने बताया था आपको, ट्रूथ है, होल है, वर्ड है, वर्ल्ड यानी संसार हो गया आपका, ट्रूथ हो गया, ऐसे जो शब्द आते हैं उनके लिए मेन हो गया, जैसे मेन भी आ जाता है कभी कभी। और जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ओशियन है, इन सब के लिए मैंने बताया है कुछ डेफिनेट आर्टिकल की आपने रूल्स पढ़े होंगे कि किन किन के आगे हम द लगाते हैं, जैसे होली बुक है। तो वैसे ही यूनिवर्सल जहाँ पर शब्द आ जाता है वहाँ पर भी हम द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू विजिट एफिल टावर। एफिल टावर आपको पता है ये ऐतिहासिक चीज़ हो गया, अभी मैंने जस्ट इसके पहले ही बताया, और ये एक ही है। अगर इसके जैसे 2 होती, यानी कि एफिल टावर 1 2 3 ऐसे बहुत सारे होते और सबका नाम एक ही होता, तो कि बहुत सारे एफिल टावर है, कौन सा नहीं पता, अनिश्चितता हो जाती। लेकिन यहाँ पर एफिल टावर एक ही है, निश्चितता वाली बात हो गई, यानी डेफिनेट बात हो गई, तो डेफिनेट में हम हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, द कुक हैज़ ह्यूज कलेक्शन ऑफ शार्प नाइव्स। इसके पहले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जब हमने किए थे एक दोस्त, मैंने आपको बताया था कि नाउन के बाद यदि ऑफ आ जाता है तो आपको उस नाउन के पहले द लगाना है। और द कब लगता है, जब डेफिनेट बात की गई हो और बहुवचन के आगे लगता है। तो यहाँ पर नाइव से मतलब चाकू है, तो यहाँ पर द आ जाएगा, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन कुछ कंडीशन में यहाँ पर ए एन भी लगता है। अब ए एन कब लगता है ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ए एन जब लगता है जब आपका कलेक्शन हो और उसमें वैरायटी आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेरे पास किताबों का कई कलेक्शन है ना, तो किताबों कई कलेक्शन में अलग अलग तरह की किताबें होगी, ये तो आप वैरायटी निकाल सकते हैं कि हाँ मेरे पास कॉमिक बुक्स होगी, कुछ इंटरटेनमेंट वाली बुक होगी, है ना, कुछ जिस पर मैं गहन चिंतन कर सकूँ ऐसी पुस्तकें होंगी। तो इस तरह से अलग अलग आप वैरायटी बता सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास बहुत सारी बुकों का कलेक्शन है, ऐसे अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास बहुत सारे चाकुओं का कलेक्शन है, तो उसमें छोटा चाकू भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। ये सब शार्प्स यानी कि नुकीले चाकुओं का एक कलेक्शन है। तो यहाँ पर आप वैरायटी आराम से बता सकते हैं। तो जहाँ पर वैरायटी की बात होती है आप वहाँ से वैरायटी निकाल सकते हैं कि हाँ इतनी वैरायटी का हो सकता है। तब उस केस में आप इस वाले रूल को भूल जाएंगे, ये वाला रूल वहाँ पर लागू नहीं होगा। तब वहाँ पर आपका ए और इनमें से कोई लगेगा सूटेबल जो यहाँ पर दिया उसके हिसाब से। तो यहाँ पर साउंड आपका आ रहा है ह का, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर हम वैरायटी बता पा रहे हैं। लेकिन अधिकतर केस में होता ही है कि जब नाउन के बाद ऑफ आ जाता है तब आपको बिना सोचे द लगाना है। लेकिन सिर्फ आपको वहाँ पर वैरायटी देख लेना है कि वैरायटी आप निकाल पा रहे हो उसमें से या नहीं निकाल पा रहे हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई समझ में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में ये चीज़ एक बार और समझा दूँगा। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्रीम यूज्ड फॉर द पडिंग वाज वेरी थीक। अब यहाँ पर पडिंग के लिए जो है क्रीम यूज की गई थी वो बहुत थीक है, यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर तो पडिंग के लिए जो क्रीम यूज की गई थी, बोलने पर ही आ रहा है जो क्रीम यूज्ड फॉर द पडिंग, मतलब पडिंग के लिए जो क्रीम यूज की गई थी वो बहुत ठीक है। तो यहाँ पर जो जिसका वाली बात आती है तो उसमें मैंने बताया आपको क्या लगना है, नो आर्टिकल। ऐसा है नहीं कि आएगा नहीं, कोई रूल ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ पर आप यदि लगाना भी चाहें तो ए लगा सकते हैं, क्योंकि सी आ रहा है क्रीम, तब आप ए लगा देंगे तो एन हट जाएगा आपके हिसाब से, ठीक है। अब वजह आपके पास द और ए, लेकिन यहाँ पर निश्चितता वाली बात की गई है कि जो पडिंग के लिए जो क्रीम यूज़ किया गया है वो कैसा है, पतला है। तो यहाँ निश्चित वाली बात होगी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा और आपका ए भी इसमें नहीं आएगा। अगला 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है, दिस ग्रुप इज लीस्ट लाइकली ऑफ द 4 टू विन। यहाँ पर देखिए यह ग्रुप जो है लीस्ट यानी कि जो लिटिल होता है, ये लिटिल हो गया, लिटिल, लेस और लीस्ट। तो यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है लिस्ट, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या पढ़ा है अब तक वो आपको पता है। तो यहाँ नो आर्टिकल वाली बात आएगी नहीं। लिस्ट के हिसाब से आप यहाँ पर सोचें कि हम यहाँ पर ए लगा देते हैं क्योंकि साउंड ल का आ रहा है व्यंजन का, तो आपके हिसाब से आप इसमें से एन भी हटा देंगे।
लेकिन ये यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के सामने हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि ग्रेटर यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव दोनों में हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ग्रेटेस्ट आ गया तो भी वहाँ पर द लगाएंगे, ग्रेटर हो गया तो भी द लगाएंगे। वैसे यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है लिटिल की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ एनेस्थीसिया ट्रांसफॉर्म्ड मेडिकल सर्जरी, यानी कि जो अस्पतालों में या मेडिकल लाइन में जो सर्जरी होती है उसमें एनेस्थीसिया की जो उपलब्धि यानी कि डिस्कवरी हुई थी, खोज हुई थी, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। किस तरह से मेडिकल सर्जरी को बदल के रख दिया कि जब भी किसी इंसान को एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उसको तकलीफ़ नहीं होती, मतलब उसको पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एक तरह से वो सुन्न हो जाती है जो भी जहाँ भी उसको लगाया जाता है। तो ये अगर सेंटेंस यहीं पर एंड हो जाता डिस्कवरी ऑफ एनेस्थीसिया, तो यहाँ पर एक डिस्कवरी हम लगा देते हैं। लेकिन एनेस्थीसिया की डिस्कवरी तो एक ही बार हो गई है, अब बार बार तो कोई एनेस्थीसिया की डिस्कवरी करने जाएगा नहीं, तो यहाँ पर निश्चितता वाली बात की गई है और हमेशा इसको सर्जरी, मेडिकल सर्जरी के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर निश्चितता वाली बात हो गई, तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये हट जाएंगे और यदि सेंटेंस यहीं ख़त्म हो जाता हमारे पास ए आ जाता। लेकिन सेंटेंस बता रहा है कि इससे जो है बहुत असर हुआ है, मतलब बहुत कामगार सिद्ध हुई, ट्रांसफॉर्म कर दिया है इसने मेडिकल सर्जरी को। तो यहाँ पर निश्चितता वाली बात की गई है, सेंटेंस पढ़कर हमें लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर द आ जाएगा। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, देखिए द मोस्ट ये क्या है आपका, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर द लगा है, यहाँ पर आर्टिकल फॉलो हो रहा है। इंटरेस्टिंग नोवेल हैव अपीयर्ड दिस ईयर, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल है वो कब आया, इसी साल आया। तो अब यहाँ पर ये जो बात हो गई है, अब हम यहाँ पर 19 वाले सेंटेंस से प्रोनाउन सीखने जा रहे हैं। अब प्रोनाउन के रूल अब मैं आपको समझाता जाऊँगा सेंटेंस के साथ में, तो आपके अगले वाले वीडियो में आपको ये सब काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो जब भी किसी नाउन के आगे क्या आता हो, सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो हमेशा प्रोनाउन हम कौन सा यूज करते हैं उसमें, दैट। तो यहाँ पर एक तो ये जो नोवेल है ये क्या हो गया आपका, निर्जीव हो गई चीज़ें। जो निर्जीव चीज़ों में आपका हु नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, बीच और दैट आएगा। अब अर्थ इसका क्या निकला, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल, यह एक सबसे इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक नोवेल है जो कि इसी साल आया। तो यहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है, तो जो कि ये दोनों अर्थ निकालते हैं, तो अब आप कौन सा रखेंगे, तो फिर यहाँ पर रूल लग जाता है आपका कि आपका नाउन है उसके पहले यदि सुपरलेटिव डिग्री आती है तो ये आपका इंटरेस्टिंग नोवेल यानी कि ये जो नोवेल है इसके आगे आपका मोस्ट आ गया है, तो यहाँ पर डेट लगेगा, ये आपका रूल बोलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, वन शुड कीप प्रोमिसेस। यहाँ पर वन शुड यानी कि ऐसी बात नहीं कही गई है कि एक को उसका प्रोमिस याद रखना चाहिए, मतलब उसने जो वादे किया वो याद रखना चाहिए। वन शुड में हम सब आ जाते हैं कि हम बोलते हैं ना वन शुड कीप प्रोमिसेस, यानी कि आपको आपका ध्यान देना चाहिए। वन शुड कीप योर बिजनेस, यानी आपको आपके बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की बातें, यानी कि ये सभी के लिए बात की गई है, मतलब अपने आप को अपना ही काम देखना है, यानी तुम तुम्हारे काम से मतलब रखो। उस तरह से वन शुड कीप प्रोमिसेस यानी हर किसी को जो भी है मतलब उसको उसके वादे पर खरा उतरना चाहिए या खरा रहना चाहिए, उसका प्रोमिस उसको रखना चाहिए। तो हमेशा जब भी वन के पजेसिव फॉर्म की बात आती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्लूरल फॉर्म की बात आती है, तो इसी तरह से रहते हैं वन, फिर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया वन, प्लूरल हो गया, एपोस्ट्रोफी फॉर्म हो गया वंस, वन सेल्फ। इनके अलावा तो अब हम यहाँ पर पजेशन यूज़ करेंगे, तो पजेसिव फॉर्म इसका क्या है, पजेसिव फॉर्म है इसका वंस, है ना। मतलब इस तरह के हर, देयर, दिस, इस तरह का पजेशन। यहाँ पर अधिकार वाली बात हो रही है कि यदि किसी ने प्रॉमिस किया है तो उसको याद रहना चाहिए हो कि हाँ उसने ये प्रॉमिस किया। तो यहाँ पर पजेशन वाली बात हो गई, उसी के ऊपर वाली बात हो गई है कि हाँ आप अपना ध्यान दीजिए, अपने काम से काम रखिए, या फिर आपको अपनी बात पर अमल करना चाहिए, इस तरह की बात हो रही है। तो यहाँ पर पजेशन वाला जो शब्द है वन का, वो क्या आ जाएगा, वंस। तो यहाँ पर बिना देखे हम क्या लगा देंगे, वंस। यानी कि जब भी आपको वन दिखे तो आपको या तो वंस लगाना है या वन सेल्फ लगाना है या फिर आपको वन ही लगाना है, इस तरह के ऑप्शन उसमें नहीं लगेंगे। ये भी रूल है इसका प्रोनाउन का। अब यहाँ पर यही बात की वन शुड माइंड बिजनेस, यानी कि
जो व्यक्ति है जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि उसको अपने काम से काम यानी अपने व्यवसाय से काम रखना चाहिए, अपने बिजनेस को ध्यान रखना चाहिए। तो वही बात हो गई, अपने वाली बात हो गई, अधिकार वाली बात हो गई। तो इसका पोजीशन वाला रूप हो गया वंस। देखिए यहाँ पर वन से अब आ गया तो ये इसका प्लूरल हो गया, तो ये नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, अवर नहीं आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर पोजीशन में हमेशा पॉजेसिव रूप इसका क्या है, वंस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 22 नंबर का, वन मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट डेंटल हाइजीन। अब हर किसी को अपने दांतों के हाइजीन के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए, मतलब सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर सभी के लिए बात हो गई फिर से, ये वन मस्ट मतलब एक अकेले की बात नहीं, मतलब सभी को रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी बात क्या हो गई है, फिर यहाँ पर पोजीशन वाली बात हो गई है, मतलब अपने ही बारे में ध्यान रखना चाहिए, अधिकार वाली बात हो गई। तो यहाँ पर वही ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं आएगा, अवर नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, द मैन, एक व्यक्ति, चीटेड मी वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे। हम अब आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बता दूं कि हम ये प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, हमने 19 नंबर से प्रोनाउन स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर द मेन है, मतलब ये एक जीवित चीज़ है, तो यहाँ पर हम विच हटा देंगे और देर हटा देंगे। 2 हमने एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास हु और हुम है। अब आप इसमें क्या लगाएंगे, ये आपके सामने सोचने वाली बात हो जाती है। अर्थ भी दोनों के सेम निकालते हैं। तो ये जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में काम करता है, और ये जो है होम ये आपके ऑब्जेक्टिव रूप में काम करता है। यानी कि जो व्यक्ति काम करा उसी के लिए बात की गई है। मतलब द मैन वाज अरेस्टेड, मतलब अरेस्ट कौन हुआ है, द मैन, जिसने मुझे क्या किया था, चीट किया था, वो क्या हुआ, पुलिस के द्वारा कल अरेस्ट हो गया। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर ही बात की गई है। यदि सब्जेक्ट है हमारे पास और उसी के बारे में आगे सेंटेंस में बात की गई है, तो हम उसका सब्जेक्टिव रूप यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पर हु आ जाएगा। द मैन हु चीटेड मी वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे। यदि बात होती कि द मैन चीटेड आई, यानी कि यहाँ पर आई लगाते हैं हम, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट फिर हम भी हो जाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव रूप में काम करता है फिर हम यहाँ पर होम लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्टिव रूप के लिए बात की गई है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है और अगले वाले सेंटेंस में फिर ऑब्जेक्ट की बात की गई है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, तो उस कंडीशन फिर होम आता है। तो इसमें यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर देखने पर ही क्लियर हो रहा है, अर्थ निकालने पर ही। अगला हमारा क्वेश्चन है, द सन रेज गिव लाइफ टू द अर्थ, मतलब जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी को क्या देती है, जीवन दान देती है। इज़ रिगार्डेड बाय सम पीपल एज अ गॉड, और कुछ व्यक्तियों के द्वारा यह धारणा है, ये मानना है कि ये भगवान की तरह, मतलब भगवान माना जाता है सूर्य देवता को, ऐसा बोलते हैं। सम पीपल यानी कुछ लोगों के द्वारा, सभी ऐसा नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, डेट हो गया, हुज हो गया। तो जो हुम है वो आएगा नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में बात हो रही है, और अगले वाले सेंटेंस में भी यहाँ पर सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम देखें, विच है, डेट है और हुज है। अब यहाँ पर अब हम अर्थ निकालते हैं। द सन रेज, मतलब जो सूर्य जिसकी किरण है, तो यहाँ पर जिसका किससे अर्थ निकल रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ये जो का अर्थ निकालता है, विच किसका किसकी वाली बात हो गई, या जिसका जिसकी यानी पोजेशन या अधिकार वाली बात आगे जाती है, तो वहाँ पर हम हुज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विच भी नहीं आएगा। द सन रेज यानी सूर्य जिसकी किरण है, तो यहाँ पर जिसकी के लिए आपका हुज आ जाएगा। और ये जो अर्थ निकाल रहे हैं ये जिसने निकाल रहा है, जो निकाल रहा है, इस तरह से ये नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, ही इज़ द सेम मैन हैज़ स्टोलन माई पर्स। यह वही व्यक्ति है जिसने कल मेरा पर्स चुराया है। तो यहाँ पर मेन है, यानी कि आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये जीवित है, तो आप विच और डेट को हटा देंगे, और हुएवर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ पर हु लगा कर आ जाएंगे, ये राइट हो जाएगा आपके हिसाब से। लेकिन ये यहाँ पर अब राइट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसका अर्थ निकालते पहले हम। ही इज़ द सेम मैन, यह वही व्यक्ति है जिसने, तो जिसने का अर्थ आपका जो निकालता है वो जिसने या फिर जो, जिसने आप मेरा कल पर्स चुराया था, या फिर जिसने या फिर जो, आप जो भी लगा सकते हैं। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ही इज़ द सेम मैन हैज़ स्टोलन माई पर्स। यह वही व्यक्ति है जिसने कल मेरा पर्स चुराया था। जिसने वाला अर्थ निकल रहा है, तो जिसने के लिए आप यहाँ पर 2 आपके अर्थ निकल रहे हैं, बीच से निकल रहा है इसका अर्थ जिसने, क्योंकि ये वैसे भी जीवित है तो बीच आएगा नहीं, हुएवर से भी नहीं निकल रहा, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो यदि आप जीवित देखेंगे तो आप डेट को भी हटा देंगे, आपके हिसाब से हु सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यदि नाउन है या सब्जेक्ट है उसके पहले द सेम आ जाता है, तब उस केस में आपको क्या लगाना है, डेट लगाना है। यही नियम है द सेम का, कि द सेम मैन, और आपको
यदि सब्जेक्ट या नाउन के पहले फ्यू, सम, लिटिल ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री पे आ जाती है, तब आपको देट यूज़ करना है। तो ये देट के कुछ नियम है। तो इसके द सेम है, उसके बाद मेन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है द बॉय वोन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड। एक लड़का जो कि पहला पुरस्कार जीत चुका है इंग्लिश में, वो मेरे दोस्त का बेटा है। इसका नाम क्या है? मिस्टर जोसेफ। तो यहाँ पर द बॉय जो एक लड़का जिसने जीती है, तो जिसने और जो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हु यूज़ करते हैं। तो आपके हिसाब से अभी यहाँ पर क्या आ रहा है? हु आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये बाकी सब भी यहाँ पर सूटेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए विच यानी निर्जीव के लिए हो गया, हुम ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, हुज यानी जिसका जिसकी होता है, हमने देख लिया। तो जिसने और जो का अर्थ कौन निकाल रहा है? यहाँ पर हु निकाल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है दिस इज़ द ओनली वन ऑफ दिस पोएम। अगला 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है दिस इज़ द ओनली वन। देखिए यहाँ पर ध्यान दिया, दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज पोएम हिज वर्थ रीडिंग। यह सिर्फ एक ही ऐसी उसकी कविता है जो कि पढ़ने योग्य है। अब ये पोएम है यानी कि निर्जीव बात की गई है, तो यहाँ पर हुम और हुज को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है विच और देट की। अब यहाँ पर अर्थ निकालते हैं। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज पोएम, मतलब यह उसकी एकमात्र कविता है जो पढ़ने योग्य है। तो यहाँ पर जो का अर्थ कौन निकाल रहा है? देट निकाल रहा है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर 4 सही होगा और यह सही भी है। लेकिन एक और ऐसा नियम है कि यदि पोएम लिखा है यानी कि आपका जो नाउन है उसके आगे द ओनली आया है, द ओनली आया है, तो फिर आपको बिना सोचे समझे वहाँ पर डेट लगा देना है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो। तो वैसे भी यहाँ पर डेट आ जाएगा। ये 28 नंबर का क्वेश्चन है ही इज़ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज़ हैव पास्ड थ्रू द स्कूल। यह उन सभी चतुर लड़कों में से, ये क्लेवर मतलब आपका चतुर होता है, चालाक होता है, उनमें से एक लड़का था जो कि स्कूल से पास हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल भी लग रहा है, किस हिसाब से लग रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल तक लगता है। और यहाँ पर एकमात्र लड़का है उन सभी चतुर लड़कों में जो कि पास हुआ है। तो यहाँ पर जो बात है वो की जा रही है लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर हम विच हटा देते हैं। अब आपके सामने सवाल आता है कि हु, देट और हुम में से क्या आएगा? जो पास हुआ है तो जो का अर्थ ये भी निकालता है और ये भी निकालता है, हुम भी निकालता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में निकालता है जब ऑब्जेक्टिव केस की बात की गई हो। तो यहाँ पर अब सबसे स्टार्टिंग में चलते हैं। हमने बताया था कि यदि आपका जो बॉय है ये आपका नाउन है, वो नाउन के पहले यदि सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है तो फिर उस बॉय के आगे आपको नॉन लिविंग लिविंग वाली बात फिर आप वहाँ पर भूल जाते हैं और वहाँ पर आपको लगाना होता है डेट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्लेवरेस्ट नहीं होता, द बॉय होता, तो आपको हु लगाना होता, जैसा कि हमने अभी पिछले वाले सेंटेंस में द बॉय हु या द मैन हु, इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। रीज़न है उसका सुपरलेटिव डिग्री नाउन के पहले यूज की गई है। तो ये जितने भी डेट वाले रूल है ये हमने अलग अलग क्वेश्चन में कवर किए हैं। तो आप जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे नोट डाउन कीजिएगा, ताकि ऐसे सेंटेंस आ जाएँ तो आपको वहाँ पर उनको यूज करना है। सी इज़ गोइंग टू गो, नो बडी इज़ गोइंग टू फाइंड, मतलब वो वहाँ जाना चाहती है जहाँ उसे कोई ढूंढ ना सके। तो वो वहाँ जाना चाहती है जहाँ, यहाँ पर जहाँ का अर्थ निकल रहा है। अब जहाँ का अर्थ यहाँ पर कहाँ निकल रहा है आपको देखना है। वेयर, वाट, देयर, देयर मतलब वहाँ, व्हेन यानी जब, वेयर यानी जहाँ। यहाँ पर जहाँ का अर्थ वेयर का निकल रहा है। और जब भी प्लेस की बात आती है कहीं जाने की तो हम पूछते हैं कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये कहाँ वाली बात होगी, लेकिन पूछते तो प्लेस का ही हम। तो यहाँ पर वेयर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सूटेबल है। यहाँ पर यदि आप रख कर देखेंगे तो भी आपको यही आएगा। अगला हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस। यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट यानी कि देखिए स्पीचेस हो गई, यानी कि ये आपका नाउन हो गया, नाउन के आगे बेस्ट हो गया मतलब सुपरलेटिव डिग्री। वही रूल लग जाता है कि इसके बाद लिविंग चीज़ हो या नॉन लिविंग हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका डेट आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। यह सबसे बेस्ट स्पीच है दैट हैव एवर बीन मेड इन हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। दोस्तों आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में इसको अपने दोस्तों फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।